सेकंड सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे में जो सुशील कुमार जी उपस्थित हैं उनका स्वागत है, के तिवारी जी उपस्थित हैं उनका स्वागत है। सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है और हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं। पब्लिक सिंह उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है और हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर, उनका स्वागत है। डॉक्टर कोमल बालवानी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है, वो हमारे प्रमोटर भी हैं। अनीता जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट है और हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हम लोग इस समय चाइनीज दोबारा फिर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको शेयर कर दे रहे हैं चाइनीज में। सहस्त्रार चक्र के और कुंडलिनी इनको माता पिता के रूप में माना गया, यानी सहस्त्रार को पिता माना गया और कुंडलिनी को माता माना गया। और यद्यपि ये यौगिक चक्र में नहीं वर्णित है, योग चक्र में, योग सिद्धांत में, लेकिन यह एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में यह माना गया कि जो सहस्त्रार चक्र है वो पिता तुल्य है, तो जो कुंडलिनी है उसके जो चक्र हैं, तो कुंडलिनी के वो चक्र उसके शरीर के रूप में है। तो अगर 7 चक्र हैं, सारे चक्र, तो वो कुंडलिनी और प्लस 6 चक्र जो हैं वो उसके शरीर के रूप में है। जैसे उसी तरह माना गया जैसे भारतीय दर्शन में या भारतीय परंपरा में या भारतीय समाज में माता, या पूरे संसार के दृष्टिकोण से लीजिए कि माता अपने पुत्रों में बढ़ जाती है, तो उसका मान्यता है कि वह मानती है कि वह सारे पुत्र और पुत्री उनके जो है उनके शरीर के अंग हैं। इस दृष्टिकोण से उसको माना गया। अब सहस्त्रार चक्र का उपचार क्षेत्र, सहस्त्रार चक्र में जो माना गया वो 8, देखिए मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये समझ लें, मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो हाइपोथैलेमस है वो जहां पर है वहीं पर हमारा सहस्त्रार चक्र है। जहां पर GV20 है वो सहस्त्रार चक्र है। तो उसके जो हाइपोथैलेमस की ये जो उनके न्यूक्लियाई हैं, उनके 10 न्यूक्लियाई हैं। तो इसी को आगे चल के चर्चा में लिया जाएगा सहस्त्रार चक्र के लिए भी, इसलिए थोड़ा सा इसका। अब ये उपचार क्षेत्र क्या है, तो इसमें उपचार चक्र के लिए कहा कि प्रोफेसर पार्क ने कहा सहस्त्रार चक्र को उन्होंने बाएं हाथ के अंगूठे में माना, बाएं हाथ के अंगूठे के जो चक्र है नील चक्र उनमें माना, और कुंडलिनी के लिए दाएं हाथ के जो अंगूठे का जो चक्र है, जो अंगूठे के जो वो है उन चक्र है उनको माना। ये उन्होंने बॉर्डर पर नाखूनों पर उसमें मान लिया। अब यह उसमें माना था प्रोफेसर पार्कदेव ने, लेकिन ऐसा विचार यहाँ पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में नहीं माना गया। उन्होंने कहा कि सहस्त्रार चक्र 10 उंगलियों के नाखून के बॉर्डर यानी नख चक्र सहस्त्रार चक्र के 10 ऊर्जा द्वार है। जैसे इन्होंने अभी 10 न्यूक्लियाई की बात की थी, तो सहस्त्रार चक्र के 10 ऊर्जा द्वारों की तरह उन्होंने कहा कि सारे सहस्त्रार चक्र के 10 ऊर्जा द्वार हैं इन चक्रों में। तो इसलिए इनमें जब भाई आप ट्रीटमेंट करते हैं तो ये मानते हैं कि ब्रह्मांड से सीधे आपका जो सहस्त्रार चक्र है वो ब्रह्मांड से सीधे ऊर्जा ग्रहण करता है। ऐसे ही नख चक्र आपके सहस्त्रार चक्र की तरह हैं, उसके रूप हैं, उसके एनर्जी गेट्स हैं, उसके ऊर्जा द्वार हैं, और इनमें भी वैसे ही ब्रह्मांड से ऊर्जा आती है। ये उन्होंने जो प्रोफेसर पार्क देवू का ब्रेन होमो करस्पॉन्डेंस है उससे उन्होंने समर्थित माना, और ये कहा कि जो आपका, अगर हम आगे देखेंगे उसमें कि उसमें जो ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर थे, तो अगर इस तरह की आकृति हम लोग बनाते थे ऐसे देखने पर आपको,
तो अगर इस तरह की आकृति बनाते थे तो वो दो हेमिस्फीयर में बढ़ जा रहा था और बायां हाथ हेक्टो था और दायां हाथ होमो था। तो ये आगे हम लोग देख रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा, अंगूठा को कंट्रोल उपकरण माना। तो जब अंगूठा पर कोई नहीं कहा, अंगूठा को जैसे हम लोग मानते हैं कंट्रोल के रूप में, जैसे इन यांग में हम लोग मानते हैं कि इनकी एक कंट्रोलिंग एनर्जी होती है सीवी मेरिडियन और यांग की हम लोग होती है जीवी मेरिडियन। वैसे ही उन्होंने कहा कि जो कंट्रोल अंगूठा कंट्रोल उपकरण है और चार उंगलियां ऊर्जा के रूप है। तो उसी तरह जैसे लेफ्ट माने क्या हुआ, लेफ्ट माने यांग हुआ। तो यांग जो है अंगूठा हमारा कंट्रोल उपकरण हो गया यांग के लिए। और उसमें क्या हुआ, वायु, सबसे छोटी वायु से ये याद करिए कि जब कमल पुष्प की बात हो रही थी, तो कमल पुष्प जैसे ही जल के ऊपर आता है वैसे उसका वायु से संपर्क होता है, फिर उसके बाद अग्नि के संपर्क होता है और फिर प्रचंड अग्नि। इस रूप में वायु को, विंड को लेफ्ट स्मॉल में, फिर उसके बाद उससे बड़ी उंगली को उंगली नंबर 3 जो थी उसको हम लोगों ने हीट पर, और उंगली नंबर 5 6 को प्रवर उष्मा के रूप में, 2 3 6 7 6 प्रवर, और प्रकाश को लाइटनेस, और उसके बाद प्रवर उष्मा बाद प्रकाश, माने मिड वाली जो हुई प्रकाश की हुई। अब दाहिने हाथ में क्या हुआ, दाहिने हाथ में कंट्रोल उपकरण हुआ राइट अंगूठा, और शेष उंगलियों में हुआ आर्द्रता। क्यों, जैसे नीचे से जब आ रहा था कमल पुष्प तो उसमें पहले थी शीतलता ऊर्जा, तो शीतलता के बाद शुष्कता आई। क्यों, उसमें कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे, वो शुष्कता वाली एनर्जी थी। और उसके ऊपर आई कीचड़ कांदो जिसको बोलते हैं, तो कीचड़ आया, तो कीचड़ को आर्द्रता, तो आर्द्रता नीचे का डाइवर्जन दूसरी तरह होगा। यहाँ का डाइवर्जन नीचे से ऊपर की ओर है, वहां का डाइवर्जन ऊपर से नीचे की ओर। तो आर्द्रता माने सबसे छोटी उंगली राइट वाली, सबसे छोटी उंगली आर्द्रता, उसके बाद उससे बड़ी उंगली शुष्कता यानी उंगली नंबर 4, और उसके बाद शीतलता उंगली जो 5 नंबर, और अंधकार ऊर्जा। तो ये 4 ऊर्जा जो उधर की थी राइट वाली, वो छोटी उंगली से यानी आपकी आर्द्रता से शुष्कता, शीतलता, अंधकार के रूप में हुई, और इधर वायु, उष्मा, प्रवर उष्मा और प्रकाश। तो ये इस तरह हम लोग ट्रीटमेंट का एक सिस्टम हम लोग समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा स्पष्टीकरण उन्होंने दिया कि अब शरीर क्रिया विज्ञान के साथ जो फ्रंटल लोब है वो सबसे बड़ा है। तो फ्रंटल, जब हाथ का ये चित्र बना रहे थे, जैसे आपको ये देखिए आगे से ऐसे चित्र देख रहे हैं, मान लीजिए ये बायां दायां, आप समझ लीजिए अपनी तरफ आप देखेंगे तो दिखेगा, ऐसे आपको देखना हो तो ऐसा बायां दायां मान लीजिए देख रहे हैं, तो क्या होगा, होमो करस्पॉन्डेंस से अंगूठा और तर्जनी दोनों फ्रंटल लोब के हैं। अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को अंगूठा लोब में, वो आगे चित्र में दिखाया हुआ है। आगे चित्र में है, कहीं अभी देखेंगे इसमें, तो उस रूप में उसको दिखाया हुआ है कि वो अंगूठा जो उसका आकृति बनी हुई है, तो उसमें अंगूठा को जो है तो अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को माना गया कि ये फ्रंटल लोब से संबंधित है। उसके बाद उसके बगल वाली जो है वो पैरेटल लोब, उसके बगल वाले टेम्पोरल लोब, और उससे पीछे वाली ऑसिपिटल लोब। यानी ये इंडेक्स फिंगर आगे की ओर दिख रहा है, उसके बाद इंडेक्स फिंगर और थंब ये मिलकर के हमारा जो है फ्रंटल लोब को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके पीछे पैरेटल लोब, उसके तो बगल वाली उंगली, उसके बाद वाली मिडिल है, उसके बगल वाली फिर आपका टेम्पोरल लोब वाली है, और उसके बाद अंत में आपका ऑसिपिटल लोब को ये प्रतिनिधित्व इस तरह हो रहा है। तो जब कभी आपको जो अगर हाइपोथैलेमस की आप बात करें, तो हाइपोथैलेमस का अगर ट्रीटमेंट हो रहा तो वो समझिए सहस्त्रार चक्र का वही भाग है मेन, तो वो मस्तिष्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सभी अंतः ग्रंथियों और संबंधित चक्रों के कार्य को नियंत्रित कर रहा है। क्यों, हम ये मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं कि ये सभी चक्रों के कार्य को नियंत्रित करने वाले कौन है, हाइपोथैलेमस, वो सारी ग्रंथियों को कर रहा है। तो अब हम
अगर अपने उसमें बात करें योग चक्र में, तो यानी सहस्त्रार चक्र ऐसा है जो कौन सा कर रहा है, ये सारी उंगलियों, मतलब जो हमारा ऊर्ध्वा, मतलब ये साइड वाला चक्र वाला जो हम लोगों ने बाह्य चक्र बताया है, बाह्य चक्र का कंसेप्ट हम लोगों ने दिया था ना कि फ्रंटल, फिर हमने लेफ्ट वाला चक्र कहा था, फिर उसमें कहा था राइट, फिर उसके बाद बैक, फिर उसके बाद फ्रंट। इस तरह चक्र के कंसेप्ट वहां पर दिया गया था, ऊपर के 2 चक्र, नीचे के 2 चक्र। तो इस तरह 8 ऊर्जाओं का ये कंसेप्ट था, सामने, सामने, लेफ्ट, राइट, बैक, और ऊपर के 2 और नीचे के 2। तो यानी कुल मिलाकर 8 ऊर्जाओं के कंसेप्ट के हिसाब से इधर उसमें कुंडली और मूलाधार नीचे। जो आपका बाह्य चक्र का देखें चित्र, ये किसी पेज में आएगा, मुझे लगता है शायद ये आया है, हाँ, जो बाह्य चक्र का पेज नंबर आपका 29 में जो मिलेगा, तो इसमें जो उसमें जो दिया हुआ है अंतर चक्र है, 29 में अंतर चक्र है, और बाह्य चक्र, लघु चक्र और बाहरी चक्र, बाहरी चक्र का भी दिया हुआ है। तो बाहरी चक्र में 2, हाँ, बाहरी चक्र पेज नंबर 32 में दिया हुआ है। तो उसमें 1 और 2 जो आपके ऊपर वाले जो हैं, उसमें वो सहस्त्रार और प्रकाश वाली ऊर्जा थी, और नीचे वाली जो है कुंडली और मूलाधार थी, और लेफ्ट चक्र जो था, फिर लेफ्ट चक्र था, राइट, 4 चक्र थे, लेफ्ट, राइट और बैक और फ्रंट। तो इन सब में सहस्त्रार चक्र और शीर्ष टॉप प्रवर ऊषा, 2 सहस्त्रार चक्र और शीर्ष टॉप वाला, और फिर नीचे वाला था होमो चक्र या कुंडली, और एक बॉटम, 2 चक्र थे। एक उसको होमो चक्र कहा गया था, जो कुंडली को उन्होंने होमो चक्र कहा। ये प्रोफेसर पारजीव का 33 पेज में जो आपका लिखा हुआ है इस किताब में, उससे कह रहे थे। तो उसकी बात वो कर रहे हैं कि ये नियंत्रित कर रहे हैं बाहरी, क्योंकि बाहरी जो भी एनर्जी आती है वो सहस्त्रार चक्र में आ रही है इनके हिसाब से। और जो ऊर्ध्वाधर माने नीचे से ऊपर है, उसमें मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्ध आज्ञा चक्र है, और नीचे कुंडलनी। तो जो कुंडलनी है उसी के 6 शरीर हैं या 6 पुत्र और पुत्री हैं। तो इस रूप में उन्होंने माना कि यह जो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर है, तो जब हम देते हैं तो कुंडलनी को देना हो तो हमको कुंडलनी को देना पड़ेगा, अगर हमको प्रीनेटल में करना होगा तो कुंडलनी को देना पड़ेगा, और 6 चक्रों को उपचार देना पड़ेगा इनके हिसाब से। ये जो यहाँ कह रहे हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान। सहस्त्रार चक्र के लिए अग्रपृष्ठ अक्ष, वही वाले अक्ष पर अवस्थित चक्रों के उपचार के साथ साथ संबंधित नख चक्र पर संबंधित ऊर्जा के अनुसार निम्न प्रकार 8 ऊर्जा अपरित होते। जो हमारी ऊर्जा है वो हम लोगों ने बनाया, अभी बताया ना, वही वाला सिस्टम है। तो इसी तरह है, लेकिन ये कंसेप्ट समझने के लिए है, ट्रीटमेंट में वही है। आपको लेफ्ट राइट में कैसे करेंगे, 4 इसमें है, और लेफ्ट में आपका हेट्रो चक्र है, इसमें होमो चक्र है, और 4 आपके आर्द्रता, शीतलता, अंधकार और शुष्कता, ये 4। अब ये कहा कि जो इनके आधार पर जो सहस्त्रार चक्र और कुंडलनी या मूलाधार, जो भी कह लीजिए आप, कुंडलनी मूलाधार बहुत आसपास है, कुंडलनी के मूलाधार वगैरह सारे कुंडलनी के स्वरूप है, वो एक माँ है उसके स्वरूप है। तो कुंडलनी वर्चुअली जागरण के लिए कुंडलनी ही पहले जागृत होती है, वही सब करती है। तो अगर कभी ट्रीटमेंट के दृष्टिकोण से आएगा तो हमको कुंडलनी का भी उपचार करने के लिए इन्हीं का 5-6 चक्रों का उपचार करना पड़ेगा। इसमें प्रीनेटल डिजीज होगा, और अगर पोस्ट नेटल वाला होगा तो हमारा सहस्त्रार चक्र के लिए हो। अब देखिए इन्होंने कंसेप्ट वाला पूरा बताया कि कंसेप्ट कैसे है। उन्होंने कहा ब्रह्मांड में जो पूरा शरीर क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड में चर अचर 2 तरह के हैं, और एक है आपका जिसमें चेतना है और एक अचेतन है। इन दोनों के सम्मिश्रण से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ऐसे शरीर में भी हमारे हैं, फिजिकल है और मेटाफिजिकल है, 2 कंसेप्ट है। एक फिजिकल हम लोग कह रहे थे, अगर आयुर्वेद की बात करें तो फिजिकल हम लोग कह रहे थे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और उधर जब हम लोग पराभौतिक की बात कर रहे थे तो काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। तो इन दोनों के आधार पर वहां जब कभी और कह रहे थे कि खाद्य चेतना ष्ठा धातु पुरुषा स्मृता, यानी अगर 6 ऊर्जाओं की बात करेंगे तो भी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी थी और चेतना ऊर्जा थी। यानी जब तक पराभौतिक और भौतिक नहीं मिलेंगे
तब तक कोई जीव एग्जिस्ट नहीं कर सकता, चेतना नहीं आ सकती, उसमें जागृति नहीं आएगी, वो फंक्शनल नहीं होगा। ये उनका कहने का था कि चेतना शक्ति ही जो है। तो अब ये आपने ये कंसेप्ट है, ये बढ़िया कंसेप्ट है। इसमें देखिए कि जो है हाथों में जो सेंसरी वाले हैं, तो सेंसस के लिए जो है, तो सेंसस के लिए जो आपके हैं चेतना, वो कौन कौन से एरिया को कवर करते हैं। तो देखिए मुंह का जो एरिया है, आई नोज, ये जितना एरिया है, और हाथ का जो एरिया है वो कितना एरिया है, वो उससे सेंसरी, यहाँ से सेंसस जाते हैं। तो उनका जो रेशियो है वो दिखाने की कोशिश की गई है। ये आप धीरे धीरे समझ में आएंगे, जब ब्रेन को और पढ़ेंगे तब समझ में आएंगे। उसी तरह ये कर्मेंद्री की बात कर रहे हैं, मोटर, जो कर्मेंद्री माने जो आप मोटर होते हैं, तो उसमें मोटर जो है उसमें सबसे अधिक देखिए कहाँ पर है, जितना एरिया उतना उसका वो, तो कर्मेंद्री के रूप में मोटर हाथ का सबसे अधिक बड़ा दिखाया गया है कि वहीं पर से अधिक फंक्शन होते हैं। तो ये पेज उसी का है, आवंटित है। तो अब वही कह रहा है, पूरा शरीर के विज्ञान की बात कर रहे हैं कि हमारा सेरेब्रम जो है वो क्या है, ये बिग ब्रेन है और सेरेबेलम है और मस्तिष्क स्टेम है, ब्रेन स्टेम, तीन है, तीन ही तो बना मेन तीन से है, एक सेरेब्रम है, एक सेरेबेलम है और एक हमारा ब्रेन स्टेम है। तो अब दो गोलार्ध हैं, इधर बायां और दायां, एक उसमें गोलार्ध में चार चार भागों में बांटे गए हैं। एक पहला फ्रंटल है, दूसरा पैराइटल है, तीसरा टेम्पोरल है, चौथा ऑक्सीपिटल है। ज्ञानेंद्री ज्ञानेंद्री की क्रियाओं का नियंत्रण संपादन पैराइटल खंड करता है। टेम्पोरल और तीन करते हैं। ज्ञानेंद्री जो मतलब जो सूचना आती है वो पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल तीन होते हैं। कौन? ज्ञानेंद्री माने जो हम लोग लेते हैं सूचना, सेंसरी फंक्शन। तो क्या सेंसरी फंक्शन क्या करते हैं? तो टेम्परेचर लेते हैं, विजुअल लेते हैं। तो टेम्परेचर वाला कौन? टेम्परेचर, प्रेशर, सेंसेशन, पेन, टच, ये करता है पैराइटल। पैराइटल वाला जो करता है ये सेंसरी, ये वाला है कि आपको टेम्परेचर, पेन हुआ, प्रेशर हुआ, सेंसेशन हुआ, टच हुआ, ये वाला। और विजुअल के लिए ऑक्सीपिटल पीछे का है, ऑडिटरी के लिए आपका और स्मेल के लिए आपको टेम्पोरल और उसके साथ साथ फ्रंटल दोनों इन्वॉल्व है स्मेल के लिए, और स्पीच एक्टिविटी के लिए आपका फ्रंटल और पैराइटल। ठीक है, ये चूहा, ये टेम्पोरल जो लिया श्रवण संबंधी ऑडिटरी और घ्राण स्मेल वाली एक्टिविटी, वो भी टेम्पोरल के साथ साथ फ्रंटल में भी उसका होता है। दो देखिए, हमेशा आगे पढ़िएगा आप लोग कि ब्रेन में दो तरह के पार्ट, जैसे एक इंफॉर्मेशन जाती है तो वो जी अच्छा, किसी का खुला हुआ है, तो जो जब ये जाती है इंफॉर्मेशन, तो एक इंफॉर्मेशन एक पहले किसी स्थान पर एकत्रित हुई, फिर उसके बगल में एसोसिएशन एरिया होता है जिसको बोलते हैं कि वो बीच में एडजस्ट करता है सूचना आने जाने का उसमें, और उसके बाद तब उसमें मोटर फंक्शन होता है। यानी तीन फंक्शन है, पहले फंक्शन एक जगह गई और उसके बगल में एक कक्ष है। जैसे आप वही जगत में देखिए कि किसी ऑफिस में जाइए तो एक बाहर का कक्ष, फिर एक बीच में बैठा, उसके बाद फिर जो मेन कक्ष है। तो वैसे ही इंफॉर्मेशन जाती है, एक उसके बगल में एसोसिएशन एरिया है जहां इंफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन होता है, और उसके बाद मोटर नर्व, बाद में फिर इंफॉर्मेशन को कोई ऑर्डर भेजा जाता है। तीन तरह का ये हम हमेशा देखेंगे, आगे चल के आप देखेंगे। तो ये उन्होंने पूरा, यही पूरा फंक्शन है। ये ब्रेन है, पीछे उसी का जैसे हम लोग दिखा चुके थे। तो ये कहा इन्होंने, क्या कहा कि ये कहा कि जो प्रेरक क्षेत्र है, ये मोटर जो एरिया है, तो यहाँ अंग प्रत्यंगों की पेशियां, मसल्स को जाती है इंफॉर्मेशन। ये जो सेंसरी है वो तो आप स्किन के रूप में जाती है, लेकिन ये जो है ये अंग प्रत्यंगों की तो ऑर्गन्स में जाएंगी और या ऑर्गन्स की पेशियों में जाएंगी, दोनों में ये जाएंगी। कौन सा? मोटर नर्व। और फिर ये आपका दोनों जो एक्शन माने जो वॉलंटरी हमारी जो क्रियाएं हैं उनका संचालन होता है। तो ये मस्तिष्क के बाएं खंड, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और दाएं अंगों में होने वाली ऐच्छिक क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण होता है।
अब यहाँ पर बस केवल यही कहा है कि जो है लेफ्ट और राइट, ये हम लोगों को समझना है कि जो मोटर नर्व या कोई है तो वो लेफ्ट ब्रेन जो है, लेफ्ट ब्रेन वो राइट को कवर करता है और राइट जो है उसको कंट्रोल करता है, बस। ठीक है, वो तो हम लोग इस पर पढ़ चुके हैं। ये अब देखिए, ये इस तरह का ये बना हुआ है, ऐसे आपका वो है। तो ब्रेन का जो ऊपर का पार्ट देखिए, ऐसे ऐसे ये पूरा जैसे बना हुआ हाथ, सारे हाथ ऐसे मिला लेंगे आप, तो ऐसे ही वहां का ब्रेन का ये पार्ट बना हुआ, लेफ्ट और राइट। बस कंट्रोलर का अलग है, लेफ्ट कंट्रोल्स राइट, राइट कंट्रोल्स लेफ्ट। ठीक। अब नक्षत्रों का इन्होंने बताया कि नक्षत्र कैसे है। उनका हाथ पांव का सामान्य उद्भव स्रोत, कॉमन सोर्स, हाथ पांव का कॉमन सोर्स यही जो है। कर्मेंद्रियां जो हमारे हैं 4 है, मतलब हाथ पैर, 2 हाथ 2 पैर। और ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का संचालन विशेष रूप से कहां से होता है, जो मेन ब्रेन है, सेरेब्रम के 4 खंडों और 5वां खंड लिम्बिक लोब, जो लिम्बिक सिस्टम जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। तो 4 खंड हो रहा है, तो क्या हुआ, 4 हमारे वही पैरेटल, जो हम लोग पता है, फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल और प्लस लिम्बिक, इनके द्वारा होता है। तो अब जो सादृश्य है देखिए, करस्पॉन्डेंस कर लिए, सभी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, हाथ पांव की उंगलियां। ये देखिए, हाथ पांव ज्ञानेंद्रिय है ना, और ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय कौन कर रहा है, ये देखिए, ज्ञानेंद्रिय कौन कर रहा है, ये आपका अंगूठा कर रहा है। यहाँ पे ज्ञानेंद्रिय नाक कान और सब वो अधिकांश। इंसेक्ट सादृश्य का किया गया उन्होंने कि नाखून के सर के चारों ओर और मस्तिष्क सादृश्य है, ये वाला इंसेक्ट हो गया। मस्तिष्क का ये होमो सादृश्य है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है ये फ्रंटल, उसी तरह ये ऐसे नीचे से जा रही है, बीच का जो सेक्शन है वहां से ये नीचे गई, मेडुला से नीचे चली गई, ये वाला, ये मेडुला से नीचे जा रही, नीचे मेडुला दिखा वो, ये मेडुला क्यों हो गई, और ये वाला जो है बाहरी कवरेज दिखाया गया ऐसे। तो ये जो लेफ्ट थंब है, जो थंब है, दोनों एक ही मानिए, थंब जो है वो फ्रंटल लोब को, फ्रंट और उसको फ्रंटल लोब को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, इसमें हाइपोथैलेमस है, यह सब इसी में देखिए, यहीं आसपास। आई बॉल, सामने का आई बॉल मान लिया कि ऐसे आई बॉल होगा, यहाँ सामने आई बॉल होगा, तो ये वाला फ्रंटल जो थंब है और इंडेक्स फिंगर है, ये दोनों मिलकर के फ्रंटल लोब की तरह बात करेगी। उसके पीछे पैरेटल, उसके पीछे टेम्पोरल, उसके पीछे ऑसिपिटल। ठीक है, इस तरह ये वाला उसको चित्र दिया हुआ है। अब जो मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वर्टेक्स, जो हमारा वर्टेक्स जहाँ GV20 है, जहाँ इसको हाइपोथैलेमस बोल रहे हैं और जिसको हम लोग बोल रहे हैं सहस्त्रार चक्र स्पेशली, तो वो पर वहां पर वर्टेक्स जालिका के केंद्र है, हमारा प्लेक्सस की बात कर रहे हैं जो, और वो नर्वस सिस्टम के ग्रहण केंद्र है। तो उसी तरह ब्रह्मांड में ऊर्जा यहीं से आती है, और इसी को चाइनीज ने भी यही कहा, एंटीना ऑफ एंटीना। इंटरनेट जाल के समतुल्य मानव शरीर में भी नर्व जाल विद्यमान है। अब यही करना जिस तरह, तो वही कहा कि चाइनीज DU20 वही तो है, GV20 तो उसी का है। अब यहाँ तो छोड़ दीजिए, वो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। इस विवरण में प्रोफेसर पार्क द्वारा दिए गए विवरण से थोड़ा सा विचलन है, थोड़ा सा इन्होंने अपने को चेंज किया है यहाँ पर। तो इन्होंने सहस्त्रार के 10 ऊर्जा द्वार का उपचार सैगिटल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अतिरिक्त कंट्रोल एप्लीकेशन के साथ इन नक्षत्रों के रूप में किया जा सकता है। ये देखिए, ठीक है, जो और एक्सिस है वहां तो करेंगे ही, लेकिन इस सिस्टम के अनुसार से देखिए, वही वाला जो कह रहे थे, ये स्मॉल फिंगर लेफ्ट हैंड की वायु, वही, फिर उसके बाद इंडेक्स फिंगर LH लेफ्ट हैंड उष्मा, फिर रिंग फिंगर LH लेफ्ट हैंड प्रवर उष्मा, और मिडिल फिंगर LH यानी लेफ्ट हैंड प्रकाश, और उधर स्मॉल फिंगर राइट हैंड की आर्द्रता, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर शुष्कता, राइट हैंड की रिंग फिंगर शीतलता, और अंधकार मिडिल फिंगर। और ये जो है हमारे, ये कौन है, ये होमो और हेट्रो है, राइट वाला होमोचक और लेफ्ट वाला हेट्रोचक।
ये वाला ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट का ये सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के आपको। जैसे आप इस समय आप लोग दोनों इंडेक्स फिंगर में क्योंकि इस समय जो है क्या है, देखिए इंडेक्स फिंगर में क्या है, दोनों में इंडेक्स फिंगर बताइए, एक में उष्मा है और इधर कौन है, इंडेक्स फिंगर शुष्कता है। तो शुष्कता को इसमें इंडेक्स फिंगर, हाँ, तो शुष्कता को हटा करके और उष्मा को बढ़ाना है। इस समय का जो अक्टूबर का जो ये अक्टूबर से दिसंबर तक का समय है, इसमें आप दोनों इंडेक्स फिंगर में आपको लगाना चाहिए लाल रंग। उष्मा का लाल रंग है, तो उष्मा के लिए लाल रंग, तो वहां पर यहीं पर नख चक्र में, यांग नख चक्र में, नख चक्र यही तो है, तो यांग चक्र में, यांग भाग में बिल्कुल बीचों बीच लगा लीजिए, राइट। और इसके भी सिडेशन अगर होगा सुष्टता को, तो कौन लगाएगा, सिडेट क्या करेगा, कौन सिडेट करेगा ड्राइनेस को चाइनीज में? सर रेड ही करेगा सर। रेड, रेड करेगा, यस वही करेगा, तो दोनों में रेड लगा लीजिए, ठीक। इस समय तो सहस्त्रार्थ प्रकाश अंधकार ऊर्जा, देखिए मध्यमा सहस्त्रार्थ के प्रकाश और अंधकार ऊर्जा संबंधित है, जो कि प्रकाश अंधकार जो कि 5 तत्वों और 6 ऊर्जाओं से इतर अष्ट उत्पत्ति के। तो ये कंसेप्ट है कि हम लोग कैसे ट्रीटमेंट को सहस्त्रार्थ चक्र उनके कर सकते हैं। तो ये हमारे ट्रीटमेंट का मेथड आगे डेवलप हो रहा है, ये वही उसी को चक्र को पूरा बताया हुआ है इनको। अब यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर 5 खत्म हुआ, चैप्टर 6 ये 8 सिद्धांत है। हम लोग इस पर बहुत अधिक चर्चा नहीं करेंगे, करना चाहेंगे हम लोग। तो वही है ना, ये प्रिंसिपल है ना, ये गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह ही है ना। हाँ, वही जो 4 उन्हीं के हैं, उन्हीं का तो आगे उसको वो किया हुआ है। ये ऐसे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे अगर पशु रूप में था तो ये यांग था, ऊपर वाला भाग यांग और ये इन, और यांग और इन दोनों एक दूसरे से पूरक हैं, तो अलग कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसा नहीं कि यांग और इन दोनों एक विरोधी फोर्सेस हो, ऐसा विरोधी फोर्सेस नहीं है। यांग में इन है, इनके बीच यांग में है, यांग में इनके बीच है, ये कंसेप्ट है। तो दोनों भाई जो सिस्टम पूरा ब्रह्मांड 2 पोलर में था, इसलिए माना गया कि इसीलिए इन यांग के कंसेप्ट में थे। और वही चीज उन्होंने कहा, ये कहा कि इन और यांग बलों के समागम से अगर यांग अगर केवल शून्य था तो शून्य जो है अव्यवस्था थी, वो कारण नहीं था, फंक्शनल नहीं था, वो अव्यवस्था है। लेकिन व्यवस्था को रूप देने के लिए आपको जीव करना पड़ेगा, तो आपको 2 उत्पत्तियां करनी पड़ेंगी, जिसमें आपको एक येन होगा और एक यांग। ये चाइनीज कंसेप्ट है, उसकी बात कर रहे हैं। आगे तो उन्होंने प्रोफेसर पाकजू ने एक और बात दिया, तो इन ऊर्जा कहा कि मानव में जन्मना विद्यमान होती है और वही जो है रूप रंग होता है। ये उनका कंसेप्ट था, किडनी में आती है और किडनी में माता पिता की और ईश्वर से उनसे आती है। यांग ऊर्जा जो हम लोग ब्रह्मांड से आती है, केवल एक नहीं एक्वायर्ड करते हैं, जो एक ब्रह्मांड से यांग ऊर्जा आती है, और प्लस जो भोजन लेते हैं वो भी यांग ऊर्जा का प्रतीक है, उससे भी आपको यांग ऊर्जा मिलती है। तो ये उनका दोनों का था। इन दोनों के सम्मिश्रण से इनको यांग ऊर्जा को काइनेटिक कहा गया, और इन ऊर्जा को हम लोगों ने कहा कि ये हमारी स्ट्रक्चरल या जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वही दो इन यांग, 2 ब्रेड का द्वैत का सिद्धांत था, वही वाला है। तो जिन रोगों में, बस ये नोट करिए, जिन रोगों में, जो और लोग हैं उनको नोट करने जो सेमेस्टर में, जिन रोगों में कमजोरी, सुस्ती, ठंडा, निष्क्रियता वो इन होगी। जिन रोगों में कमजोरी, सुस्ती, ठंडा, निष्क्रियता हो वो इन कहा जाएगा। जिन रोगों में शक्ति हो, बलशाली हो, गतिविधियां हो, गर्मी हो, अति सक्रियता हो, वो यांग। बस ऐसा ये कंसेप्ट है इस तरह का। इन यांग का अंतरंग इंटीरियर, ये इंटीरियर देखो, शरीर की क्रियाशीलता फंक्शनल एक्टिविटी यांग होती है, परंतु उस क्रियाशीलता का पोषण शरीर के स्वरूप पर निर्भर होता है। एक किले से उदाहरण अगर आप मानिए, एक किला है, उसके अंदर बाहर सैनिक है, अंदर भी सैनिक है जो भोजन दे रहे हैं। अगर किला जो है, किले को
अंदर वाले भोजन सैनिक जो इन है, जो सैनिक अंदर वाले हैं, अगर वो भोजन न दे पाए तो किला ढह जाएगा, कोई वो युद्ध में हार जाएंगे। तो यांग अगर कमजोर हो गया तो इन कमजोर होगा। अगर इन कमजोर हो गया, मान लीजिए इन्हीं वो बना ही नहीं पा रहे हैं, तो यांग कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसमें यदि इनकी बहुत वृद्धि हो जाए तो यांग बहुत दुर्बल हो जाएगा। नॉर्मली यदि इन बहुत वृद्धि हो जाएगी तो यांग निर्मल होगा, और यांग की अतिवृद्धि होगी तो इन अति निर्मल हो जाएगा। जो चीज, क्योंकि दोनों बैलेंस करते हैं, तो अगर एक होगा तो दूसरा बैलेंस हो जाएगा। इन और यांग परिवर्तनशील अवस्था में है, एक वृद्धि होती है तो दूसरे का क्षय हो जाता है। गर्मी अधिक आएगी तो ठंडक कम हो जाएगी, ठंडक बढ़ जाएगी तो गर्मी कम हो जाएगी। अब वो एक्सटीरियर और इंटीरियर वाला था कि भाई रोगी जो है दो तरह का होगा। अगर बाहरी कोई जो फोर्सेस है उनकी वजह से हुआ तो वो बाहरी कारण है, लेकिन वही फोर्सेस आपके अंदर भी तो हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी भी है, वहां भी आपका है कोल्डनेस है, वहां भी आपका विंड है, वहां भी आपका सारे वो पदार्थ जो चाइनीज ने कहे हैं वो आपके एलिमेंट शरीर के अंदर भी है। तो अगर उनमें भी परिवर्तन होता है तो भी आपका परिवर्तन अंतस्थ होगा, बीमारी का कारण अंतस्थ होगा। ये उन्होंने कहा। मौसम परिवर्तन के कारण जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बेचैनी बाहरी रूप, अगर यही कारण आंतरिक रूप से अवयवों को प्रभावित कर दे, ऑर्गन से प्रभावित कर दे, तो ये गंभीर रोग हो जाएगा। तो ये बहिरंग रोग के लक्षण क्या है? अल्प अवधि का तीव्र रोग, रोग का आक्रमण अचानक, सीरन और ठंडे से विरक्ति, ज्वर, सिर और शरीर में दर्द, नाक बंद हो जाएगी गर्मी की वजह से, गले में खराश और दर्द हो जाएगी। तो गले में खराश, दर्द, ये नोट कर लीजिए कि आप लोग धीरे धीरे। जीभ पर पतली परत और तैरती नाड़ी, जीभ पर पतली परत इसलिए कि जो परत होनी चाहिए नॉर्मल होनी चाहिए, अगर पतली हो रही है तो वो गर्मी की वजह से कम हो रही है। फिर असुंदरन के अंतरंग लक्षण मूलतः आंतरिक अंगों को प्रभावित करते हैं। तो उनमें क्या है? अंतस रोग क्या है? पुराने लक्षण, कटिबात वही कमर दर्द, वमन, वोमिटिंग, मल या मूत्र परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो रहा है, यानी तेज ज्वर जिसमें ठंड वायु से भय न हो, जीभ में परिवर्तन, गहरी नाड़ी। फिर गर्म ठंडा आ गया, तो गर्म ठंडा समझ सकते हैं कि दर्द, बुखार, लाली, ये आपके गर्म वाले हैं, और ठंडा लगना, प्यास न लगना, पीलापन, पतली दस्त। देखिए चाइनीज क्लासिकल में शीत के संतुलन को दो प्रकार बताया। पहले में शरीर पर शीत विनाशकारी प्रभाव का आक्रमण होता है, और दूसरे में रोग तब उत्पन्न होता है जब शरीर में ऊर्जा भी अपर्याप्त हो जाती है। तो ये उन्होंने अपना दिया हुआ कि प्यास न होना, साफ मूत्र, गर्मी के लक्षण में पूरा वही सारे लक्षण है। फिर कमी डिफिशियंसी वाले हो गई, तो कमी का मतलब डिफिशियंसी है, डाइवर्जेंस है, टोनिफिकेशन है। इसका मतलब उसको टोनिफिकेशन करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, डिस्पर्शन करेंगे। अधिक क्या हो? एक्सेस होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कंजेशन करेंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये उसके शब्द के रूप दिए हुए हैं इन शब्दों, ताकि हमको कर ब्लॉकेज है आधिक्य होगा, कन्वर्जेंस है तो स्टेग्नेशन हो तो एक्सेस होगा। ये उसके रूप दिए हुए हैं कि हमको इन शब्दों के आधार पर ट्रीटमेंट करना है। जहां ये शब्द हो वहां आधिक्य है, जहां ऊपर वाले शब्द हो जू, वो कमी वाले हैं। कमी के लक्षण बता दिया कि क्षीण और धीमी गति, असमान ऊर्जा, क्षीण धीमी आवाज, पीला फीका चेहरा, उथली सांस, दबाव से कम होने वाला दर्द, दबाव से दर्द कम हो। देखिए दबाव से कम होने वाला, दबाव से कम हो रहा हो, यानी आप ऊर्जा दे रहे हैं तो कम हो रहा है, आपने दबाव दिया यानी ऊर्जा दे रहे हैं तो कम हो गया दर्द। अनायास पसीना, बहुत अधिक मात्रा में असमित मूत्र, पीली बीज जीभ, थोड़ी और बिना परत की, और कमजोर नाड़ी। फिर आधिक्य क्या है? स्वभाव से तीक्ष्ण, भारी शक्तिशाली आवाज, श्वास और चाल ढाल तेज, दबाव के कारण अधिक बड़ी, अगर दबाव दे दे तो बेचैनी बढ़ जाए, डिस्कम्फर्ट हो जाए, स्कैंटी यूरिनेशन, सूख जाता है, अल्पमूत्रता मतलब हीट की वजह से यूरिन कम हो जाएगा, जीभ पर मोटी पर थिक कोटेड टंग, ठीक है, शक्तिशाली पूर्ण नाड़ी। ये उन्होंने तो हम लोगों ने चक्र सिस्टम को वही कहा, जैसे उन्होंने कहा कि कैसे नर्व प्लेक्सस हो। तो देखिए मल्टी डायमेंशन, वो जो हमारे चक्र वो है, चक्र है मल्टी डायमेंशन। अगर नॉर्थ पोल बाहर है और साउथ पोल अंदर है
तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगी एनर्जी ना, ये ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, लेफ्ट में दिया हुआ है ये, अगर नॉर्थ पोल बाहर है, साउथ पोल अंदर है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर एनर्जी जाती है, ये तो सबको पता है। ये सब लोग, जो लोग साइंस नहीं पढ़े हैं, वो समझ लें कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर होगा हमेशा। फिर एक्सपेंशन कैसे होगी, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा तो वो एक्सपेंड करेगी, तो वो नॉर्थ पोल बीच में अगर रख देंगे तो साउथ पोल की तरफ एनर्जी को फैला देगी, ठीक है। तो वो सब तरीका है जो बताया मल्टी डायमेंशन वाले में, मेरिडियन प्रोटोनोचार टोनिफिकेशन का उपचार, वही उपचार का तरीका बताया है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो उसी की बात कर रहे हैं ये, कि यांग सादृश्य पर टोनिफिकेशन। देखिए ये है, ये अगर आप जो है बीच में ऊपर क्या है, उदाहरण दे रहे हैं, अगर पुराने रोगों के लिए शरीर के विज्ञान के अनुसार छोटी आंतें बड़ी आंतें मूत्राशय हैं, इन अवयवों के विकास युक्त होने पर ऊर्जा कमी और अधिक दोनों संभावनाएं हैं। तो वो उसी को बता रहे हैं कि कैसे अगर आप चक्र लगाएंगे तो कैसे होगा। अगर आपने बीच में आपने व्हाइट वाला लगा दिया है तो इसका मतलब कि वो आपका टोनिफाई कर रहा है, तो टोनिफाई करने का मतलब कि वो जाकर के ऊर्जा को दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। और अगर वो बीच पीला वाला है तो वो ऊर्जा को खींच रहा है बाहर की तरफ, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की ओर आएगी, और यहां से नॉर्थ, अगर नॉर्थ आपका वो तो नॉर्थ से साउथ के अंदर जाएगी, अंदर की ओर शरीर में जाएगी। ये उसका इंटरप्रिटेशन है, कैसे कि हम इन उपचारों में कैसे, किस चक्र में जो लगाते हैं उसमें कैसे टोनिफिकेशन वो होता है, सिडेशन। सिडेशन एक्सेस और वो वही ऊर्जा बढ़ाने के लिए कैसे गवर्नमेंट सिडेशन उपचार। सिडेशन के लिए पीला ब्योल मैग्नेट साउथ पोल प्रवाह पथ में उंगली के प्रथम, वो वाला जो सिस्टम था कि उंगली में कैसे कर दीजिए आप, तो जिस प्रवाह पथ में हो, तो अगर उसके आगे आप अगर ऊपर से नीचे आ रही हो तो पीला बाद में कर दीजिए और व्हाइट ऊपर कर दीजिए, तो क्या होगा, व्हाइट से पीला की ओर जाएगा ना एनर्जी, तो यही तरीका बढ़ जाएगा। और इसी को उल्टा कर दीजिए, साउथ इधर कर दीजिए और नॉर्थ इधर कर दीजिए, तो उल्टा जाने लगेगी एनर्जी, तो इसलिए सेडेशन हो जाएगा। ये समझ रहे हैं कि नहीं सब लोग आप? ये वाला बहुत सरल है। ऊपर आपने यहाँ रखा नॉर्थ, और ये मान लीजिए SI LI की बात कर रहे हैं ना, LI में ऊपर से ऊर्जा आती है ना, आप लोग देख सकते हैं जिसको ऊपर से नीचे ऊर्जा आ रही है। अब अगर आपने ऊपर वाले में नॉर्थ रख दिया और फिर नीचे वाले में साउथ रख दिया, तो नॉर्थ से साउथ की ओर ऊर्जा जाएगी ना, तो यानी और बढ़ेगी एनर्जी। और उल्टा कर दीजिए, साउथ ऊपर कर दीजिए, नॉर्थ इधर, तो नॉर्थ से साउथ की ओर ऊर्जा बढ़ने लगेगी, तो जो धारा थी उसके विपरीत धारा जा रही है, तो यानी सिडेट कर रहे हैं। ये उसका कहने का अर्थ है, ये केवल साइंस का सिद्धांत है। नाव कहते नहीं थे कि अगर नदी बह रही है तो नदी की तरफ अगर आप कर देंगे तो तेज गति हो जाएगी, और नदी के उल्टा कर देंगे तो आपकी गति धीमी हो जाएगी। तो वही चीज, कोई एक नदी का फ्लो उधर कर दे तो चेंज हो जाएगा, वही वाला है, सिडेशन हो गया। ये डब्ल्यू, ये साउथ साउथ है, ये उसमें नॉर्थ है, ये लिखा हो ना, टोनिफिकेशन के लिए पीला वियोग मैग्नेट, चारों पंचतत्व 6 ऊर्जा, 5 6 8 सफेद, ठीक उसके विपरीत मध्य में ये रखते हैं, वही वाला सिडेशन जैसे हम लोग कर रहे हैं वही है चक्र वाले मैग्नेट में। सिडेशन को पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ये आपका 70 पेज में। एक अभी थोड़ा सा एक वो है, एक जो पेज 72 ये है, 7वां इसी के आगे, खत्म हो गया ये।
चलिए आगे, इसमें दिख नहीं रहा अभी। तो एक पेज नंबर आप लोग 72 पढ़िएगा, 75 में 74 74 जो है, पेज नंबर 74 में रोग निदान शोध 74 और 75 में है। तो इसमें जो चक्रों का विवरण बिल्कुल जैसे आपको ये बताना है, ये आगे चल के जो निदान आएगा, देखिए इसमें बहुत सी चीज नहीं लेंगे हम लोग, वही चीज सेलेक्टिव लेंगे जिसमें हमको काम करना है कि एनर्जी कैसे जाती है। तो देखिए पेज नंबर आप समझ लीजिए 157 आप नोट कर लीजिएगा। इसी में दिया हुआ है जैसे कि आपका अब 8 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक आप अगर करेंगे तो इंडेक्स फिगर में राइट वाले में आप येलो लगा देंगे और लेफ्ट वाले में आप व्हाइट लगा देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप लोग जो हॉट एंड कोल्ड वाला है ट्रीटमेंट, ये इसके हिसाब से, चक्र के हिसाब से ऐसे। और इसमें आगे हम लोग पढ़ाएंगे मेन तो ये है जो 75 पेज में है कि उन्होंने कहा चक्र में सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार और कुंडली। तो कुंडली की जो ऊर्जा थी वो डार्कनेस थी, केवल शॉर्ट बता रहे हैं, आपके पढ़ाएंगे बाद में। इसमें कुंडली की डार्कनेस थी, मूलाधार की कोल्डनेस थी, स्वाधिष्ठान की ड्राइनेस थी, मणिपुर की ह्यूमिडिटी थी, अनाहत की विंड थी, विशुद्ध की हीट, आज्ञा की हॉटनेस और सहस्त्रार की ब्राइटनेस, ठीक है। इसके अलावा इमोशन देखिए, इमोशन हम लोग पहले क्या पढ़े थे, हैप्पीनेस आज्ञा की, हैप्पीनेस, जॉय, एंगर, अनाहत की एंगर पढ़े थे, एगोनी हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमिडिटी की, सैडनेस पढ़ा था हम लोग ड्राइनेस की, फियर पढ़ा था हम लोगों ने कूलनेस की। अब इन्होंने जो कहा सहस्त्रार की, उसने लव कह दिया, प्रेम, क्योंकि सहस्त्रार का अर्थ जो हुआ वो क्या हुआ, वो आपको सहस्त्रार का अर्थ हुआ कि अगर सहस्त्रार ऊर्जा आपकी बहुत प्रबल है तो आप ब्रह्मांड से अपने का तादाद में स्थापित कर सकते हैं। यही कुंडली का जागरण का वो कि कुंडली जागरण हुई तो जागृत होने के बाद अल्टीमेटली यू हैव टू गो टू सहस्त्रार। अगर सहस्त्रार चक्र आपका जागृत हो गया तो आपके बाहरी संसार के जो वो पराभौतिक संसार का द्वार खुल गया आपके लिए। तो आप सहस्त्रार मतलब बाहरी नहीं, पराभौतिक संसार से आपका संबंध स्थापित हो गया। तो आपके पास तो केवल प्रेम है और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने प्रेम को रहा कि वो जो, अगर हम लोग कहते हैं ना कुंडली जागरण, तो कुंडली जागरण का अर्थ ये है कि पहला स्टेप अगर कुंडली जागृत हुई वो तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका, तभी आप जो है मूलाधार की ओर, मूलाधार में प्रवेश करेंगे। फिर मूलाधार स्वाधिष्ठान, आप देखिए देवी जागरण वाले में 9वें दिन में उनमें सब में सात द्वारों की बात होती है, उसमें अंत में आपको 7 होती है। तो कोल्डनेस से वहां समझ लीजिए, वहां से शुरू करिए, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, 7, 1 2 3 4 5 6 7 होती है। अंत में सहस्त्रार है, तो 7वां सहस्त्रार है। तो कहते हैं कि अब ब्रह्मांड की शक्तियों के द्वार खुलने लगते हैं। तो वो प्रेम, इसलिए प्रेम रखा गया, जो कंसेप्ट है। मैंने नहीं कहा तो उन्होंने ये, लेकिन हम लोग का जो इंटरप्रिटेशन है कि सहस्त्रार लव का मतलब उसमें तो केवल प्रेम ही है, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हम में है।
तो फिर किस बात का द्वेष, तो प्रेम उसका ले दिया। और इधर कह दिया कामनेस, कामनेस कुंडली में अगर शांति है, अगर काम है, शांत है, शांत भाव से है। क्यों शांत भाव क्यों है? क्योंकि यही अगर जागृत हो गई तो ये शांत भाव से लेकर के आपको पूरे उसमें चलेगी। और इसमें हेट्रेड भी है, जिसके साथ हमेशा में हमेशा ही होता है कि बहुत कोई शांत व्यक्ति हो तो उसमें कहीं कहीं घृणा भी हो सकती है, तो हेट्रेड, जेलसी भी हो सकती है। ये वाला पॉइंट है। अगर जागृत नहीं हुई या बैलेंस फॉर्म में नहीं हुई, तो हम लोग बैलेंस की बात करते हैं हमेशा, तो बैलेंस फॉर्म में अगर नहीं है तो ये। उसके बाद फिर देखिए रीजन में हम लोग कहते हैं इंटेंशन, डिजायर, ओरिजिनलिटी हम लोग पढ़ा है, कॉन्शियसनेस, विल, विजडम पढ़ा हुआ। अब इसमें रीजन में सहस्त्रार्थ में स्पिरिट कह दिया गया और उसमें सोल कह दिया गया, वहीं से शुरुआत है पूरी, इसको सोल कह दिया गया। ऐसे तरह इन्होंने एनर्जी का पूरा वो रखा हुआ है। इसको हम लोग अगले उसमें कल फिर लेते हैं, कल संडे है, कल हम लोग फिर इसको लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो है तो हम लोग अपनी वीडियो को प्रसारित करें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे को बताएं। योग चक्र किताब बहुत अच्छी किताब है, थोड़ा सा क्लिष्ट लगती है कभी कभी, क्योंकि उसमें चीजें कुछ तारतम्यता से कहीं नहीं कहीं क्लैरिफिकेशन का थोड़ा सा वो है, जल्दी हो सकती है, जल्दबाजी में लिखी गई है। इस पर और किताब लिखने की आवश्यकता है अभी, क्योंकि योग दर्शन बहुत बड़ा वो है और इस पर चिकित्सा जो की जा रही है वो भी हम लोग उस पर कम ध्यान दे पाते हैं, तो हम लोग को करना चाहिए। आगे हम आप भी लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी इस पर थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिएगा और कहीं ना कहीं इस पर रिसर्च जरूर आनी चाहिए। अनीता जान मैडम, आप लोग सब ध्यान दीजिए इस पर, आगे इस पर आने चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रसारित करें, विधा बढ़े, ताकि विधा का जो हमारा संस्थान का मूल उद्देश्य है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, ये इसको एक सार्थक रूप मिल सके और विधा को एक पूरे ब्रह्मांड में, हम तो कह रहे हैं ब्रह्मांड की बात है, पूरे ब्रह्मांड में उसको एक जो स्थान मिलना चाहिए वो मिले, क्योंकि सहज है, सरल है, सर्वव्यापी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वीडियो भी समाप्त करते हैं और कल के बारे में हम लोग